अलवर से बड़ी खबर आ रही। बता दें कि प्रिंसिपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। छात्राओं के साथ नहाते दिखे हैं प्रिंसिपल। बता दें कि तैराकी और भ्रमण के बहाने बच्चों को बांध ले जाने के आरोप लगे हैं प्रधानाचार्य पे। बिना लाइफ जैकेट बच्चों को पानी में उतारने पर सवाल भी उठ रहे हैं उन पर। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। अभी किसी छात्र या अभिभावक की नहीं आई है कोई भी लिखित शिकायत। साथ ही आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पराग छापली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रिंसिपल का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है जिसमें वो छात्राओं के साथ नहाते हुए दिख रहे हैं। प्रिंसिपल तैराकी और भ्रमण के बहाने बच्चों को बांध ले जाने के आरोप लग रहे हैं उन पर। और बता दें कि बिना लाइफ जैकेट बच्चों को पानी में उतारने पर सवाल उठ रहे हैं। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि छात्राओं के साथ नहाते दिखे प्रिंसिपल। तैराकी और भ्रमण के बहाने बच्चों को बांध ले जाने के आरोप लगे हैं उन पर। बिना लाइफ जैकेट बच्चों को पानी में उतारने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने निगमों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। टिकट के दावेदारों की 4 स्तर पर जांच होगी। सर्वे फीडबैक के बाद चयन समिति मोहर लगाएगी। सर्वे स्थानीय संगठन की रिपोर्ट फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे टिकट। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय चुनाव चयन समिति के निर्णय के आधार पर दिए जाएंगे टिकट। स्थानीय स्तर पर पकड़ वाले चेहरों पर फोकस होगा। इन चुनावों में चयन समिति लेगी आखिरी फैसला। दावेदार नेताओं को सबसे पहले सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट से गुजरना होगा और पर्यवेक्षक टिकट के दावेदारों की स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट भी लेंगे। फीडबैक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावेदारों की स्थिति का आकलन करेंगे। बता दें कि सर्वे एजेंसी स्थानीय संगठन प्रभारी पर्यवेक्षकों से मिले फीडबैक को चयन समिति के सामने रखेंगे। बता दें कि बीजेपी ने निगमों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। वहीं ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भ्रमण किया। प्रतिनिधि मंडल ने सिटी पैलेस और हवा महल पहुंचकर यहां की ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखा। इस दौरान पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। विशेष गाइड ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को जयपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने हवा महल और सिटी पैलेस की वास्तुकला और इतिहास को जाना और जयपुर की समृद्ध विरासत की सराहना भी की है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर का दौरा किया है। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने सिटी पैलेस और हवा महल देखा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे उनके साथ। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आए इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मंडल ने ऐतिहासिक आमेर महल का भ्रमण किया। प्रतिनिधि मंडल ने आमेर महल के दीवाने आम, शीश महल और सुख महल सहित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। खासतौर पर शीश महल की अद्भुत स्थापत्य कला और बारीक कारीगरी ने विदेशी मेहमानों को काफी प्रभावित किया। बता दें कि विजिट के दौरान महेश शर्मा और सवार गाइड के रूप में प्रतिनिधि मंडल के साथ रहे और आमेर महल के इतिहास, स्थापत्य एवं कला से जुड़ी जानकारी दी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल विदेशी मेहमानों ने जयपुर की ऐतिहासिक विरासत और राजस्थानी स्थापत्य कला को करीब से देखा और इस अनुभव को यादगार बताया। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 17 अगस्त को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था और आज उस टीम की पहली बैठक भी हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ।
अब नजर इस बात पर है कि नई राष्ट्र टीम से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद क्या कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। मुलाकात के बाद उनका संदेश क्या होगा, क्योंकि नितिन नवीन की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। ऐसे में इस संगठन के इस बड़े बदलाव को भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा में नई राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद अब संगठन के अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 17 अगस्त को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था। इसके ठीक 5 दिन बाद आज नई टीम की पहली बैठक हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया था, जिसमें 51 नए चेहरे बताए जा रहे हैं। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री शामिल हैं। खास बात यह है कि पार्टी ने अनुभव और नई ऊर्जा के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। राम माधव, बैजयंत पांडा और तीरथ सिंह रावत जैसे नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में संगठन महामंत्री बीएल संतोष अपनी जिम्मेदारी पर बरकरार हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची में बिप्लब कुमार देव, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया भी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा संगठन में महिलाओं और विभिन्न सामाजिक एवं क्षेत्रीय समूहों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। नई टीम में 12 महिला पदाधिकारियों को जगह मिली है। संगठन में सोशल मीडिया और युवा मोर्चा के स्तर पर भी बदलाव किया गया है। भाजपा ने अमित मालवीय को आईटी विभाग के प्रमुख पद से हटाकर दीपक महस्की को नई जिम्मेदारी दी है। इससे पार्टी की डिजिटल रणनीति और युवा वोटरों तक पहुंच मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा चुनावी राजनीति में डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया और ऑनलाइन नैरेटिव को लगातार अहम मानती रही है। युवा मोर्चे और डिजिटल टीम में बदलाव को पार्टी की नई पीढ़ी और नए संचार माध्यमों पर फोकस से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम के साथ मुलाकात को लेकर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नए पदाधिकारियों से आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात करेंगे। नई टीम के ऐलान के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए इसे अनुभव, ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव का मिश्रण बताया था। अब प्रधानमंत्री नई टीम से मुलाकात कर जो संदेश देंगे, आने वाले चुनावों को लेकर उनका संदेश अहम माना जाएगा। यानी भाजपा में संगठन का नया चेहरा सामने आ चुका है और अब बारी है इस टीम को चुनावी मैदान में उतारने की। नई टीम के साथ पहली बैठक हो चुकी है। आगे राज्यों के नेताओं के साथ मंथन का दौर चलेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में संगठन, चुनावी रणनीति और संभावित राजनीतिक फैसलों पर सबकी नजर रहेगी। वहीं राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जयपुर में हुई बैठक में टिकट वितरण से लेकर चुनावी मुद्दों और संगठन की रणनीति तक पूरे रोड मैप सामने आए हैं। बता दें कि युवाओं को टिकट में तरजीह से लेकर हर जिले के लिए अलग घोषणा पत्र तक कांग्रेस ने अपनी तैयारी का खाका खींच दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन चुनावों को 2028 से पहले का सेमीफाइनल बताया है। यानी निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि सियासी जमीन परखने का बड़ा मौका है। देखिए खास रिपोर्ट। सांगानेर का निजी रिजॉर्ट, कांग्रेस का पूरा प्रदेश नेतृत्व एक मंच पर और सामने निकाय पंचायत चुनाव की चुनौती।
प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह समेत पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और संगठन के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव को लेकर जमीनी तैयारी पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब उसे बूथ से लेकर जिला स्तर तक धार देने की कवायद चल रही है। डोटासरा ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस जनता के बीच अपने शासनकाल के काम और योजनाएं लेकर जाएगी। साथ ही भाजपा सरकार के 2.5 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगेगी। यानी चुनावी रण में कांग्रेस का पहला दाव रहेगा पुराने काम बनाम मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। निकाय पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर चुनावी रोड मैप तैयार। 3 दिन में 13,500 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन मिलने का दावा। टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता। पहली बार ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। स्थानीय समीकरण और संगठन की राय के आधार पर उम्मीदवार चयन। हर जिले के लिए अलग घोषणा पत्र। भाजपा सरकार के 2.5 साल बना कांग्रेस शासन की तुलना। सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे। निकाय चुनाव 2028 से पहले का बताया सेमीफाइनल। टिकट की दौड़ शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने प्रक्रिया साफ कर दी है। डोटासरा के मुताबिक महज 3 दिन में 13,500 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पार्टी को मिल चुके हैं। इसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी बताई जा रही है। कांग्रेस इसे युवा वर्ग में बढ़ते उत्साह का संकेत मान रही है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन के बिना टिकट पर विचार नहीं होगा। पहले प्रदेश स्तर पर आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, फिर उन्हें जिलों को भेजा जाएगा। जिला कांग्रेस प्रभारी और ब्लॉक मंडल स्तर के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। स्थानीय समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशियों का चयन होगा। टिकट वितरण में युवा चेहरा, संगठन की राय और स्थानीय पकड़, ये तीनों कसौटियां अहम रहने वाली है। पंचायत चुनाव के लिए पंचायत टास्क फोर्स और लगातार संगठनात्मक बैठकें भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 2.5 साल की सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जो हमारे सरकार के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए, जनता को राहत मिली नगर निकायों के अंदर, उसका ब्यौरा हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि 40 साल की उम्र के भी 50% से 60% के लगभग फॉर्म आए। तो ये बहुत बड़ा एक नया इनोवेशन भी है और लोगों में कांग्रेस के प्रति क्रेज। कांग्रेस ने चुनावी मुद्दों की पिच भी तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कई नगर निकायों में सफाई के ठेके महंगे हुए, लेकिन जमीन पर सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसी सवाल को कांग्रेस जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही हर जिले के स्थानीय मुद्दों को अलग घोषणा पत्र में जगह देने की बात कही गई है। यानी चुनाव में बड़े सियासी आरोपों के साथ शहरों की सफाई, स्थानीय विकास, पट्टा वितरण और रोजमर्रा की समस्याएं भी कांग्रेस के एजेंडे में रहेंगी। अब देखना होगा कि स्थानीय मुद्दों की रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी जागी भी नहीं है कि उनको नगर निकाय में क्या करना है, और कांग्रेस के पास लगभग 13,000 लोगों ने आवेदन भी कर दिए। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी हर जगह पिछड़ती जा रही है, इसमें भी पिछड़ेगी। हम ये जो चुनाव आ रहा है इसमें हम जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेके जाएंगे। हमारे समय में हमने कितने पट्टे दिए, कितने नगर निकायों के अंदर हमने काम किए और इन्होंने पिछले 3 साल में क्या काम किए हैं। एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हम लेके जाएंगे। और अब बात उस सियासी संदेश की जिसे कांग्रेस इन चुनावों के जरिए पूरे प्रदेश में देना चाहती है। डोटासरा निकाय पंचायत चुनाव को 2028 से पहले का सेमीफाइनल बता रही है। दावा है कि कांग्रेस ऐसा सेमीफाइनल खेलेगी कि फाइनल में भाजपा दिखाई नहीं देगी, लेकिन सियासत में दावों की असली परीक्षा मैदान में होती है। कांग्रेस के सामने अपने संगठन, युवा चेहरों और सरकार विरोधी नैरेटिव को वोट में बदलने की चुनौती है। भाजपा के सामने 2.5 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड और स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ साबित करने की चुनौती।
क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय सत्ता का समीकरण नहीं बदलेंगे, बल्कि 2028 की बड़ी सियासी लड़ाई का मूड भी तय कर सकते हैं। निकाय और पंचायत चुनाव का शंखनाद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना सियासी रोड मैप जनता के सामने रख दिया है। युवा चेहरे, स्थानीय मुद्दे और भाजपा सरकार के 2.5 साल के कामकाज को निशाना बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। तो दूसरी तरफ प्रदेश स्तरीय नेताओं की मैराथन बैठकें करवाकर एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनावी सेमीफाइनल में कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है। इसलिए सबकी निगाहें अब जनता पर टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। और अब राजधानी जयपुर से खबर है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई अहम बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने दिए हैं निष्पक्ष चुनाव के निर्देश। जयपुर के 19 नगरीय निकायों के 690 वार्डों में होंगे चुनाव। साथ ही आपको बता दें कि 27 अगस्त को जारी होगी चुनाव की लोक सूचना। वहीं 31 अगस्त नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख रखी गई है। 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश भी यहां पे दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध हथियार और मादक पदार्थों पर रोक के लिए लगेंगे संयुक्त चेक पोस्ट। लाइसेंसी हथियार और जल्द थानों में जमा कराने के निर्देश। भिवाड़ी से बड़ी खबर है। मतदाता सूची को लेकर गहराया विवाद। बता दें कि वार्ड 51 और 47 के वार्ड की वोट वार्ड 50 में शिफ्ट करने का आरोप है। वार्ड वासियों ने एडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया है। बिना आवेदन और सहमति वोट ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। शिकायत पत्र फाड़ने का भी प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि मतदाता सूची में तत्काल सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग यहां पे की गई है और कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी यहां पे दी गई है। बिल्कुल वार्तालाप करने के लिए पेशेंट भी तैयार नहीं को वार्तालाप करें, हाँ जी क्या है, यस या नो, कुछ भी करें। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया हमारे सामने। फिर एडी मैडम के सामने वो एप्लीकेशन वगैरह दी गई तो एडी मैम ने जो है बड़े तामस और बड़े जोश के आधार पर वो एप्लीकेशन फाड़ दी कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय हम वहीं मौजूद थे, उस समय भी फॉर्म लिए जा रहे थे, किस किस वार्ड के थे हम नहीं बता पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन ये रियलिटी बात है कि अभी भी परिसीमन किया जाए तो वार्ड नंबर 47 की जो वोटें हैं वो अभी भी 51 की वोटें 47 में है। तो जो बीएलओ वहाँ बैठे हैं, अभी तक कितने दिन हो गए बीएलओ को बैठे? बीएलओ आज जितने दिन से बैठे बीएलओ आज हमसे आज मिले हैं वो, यानी उनको वार्ड में होना चाहिए। भाई 47 में जो लगा रखा है 47 का है, 51 जो लगा रखा है 51 का है, उनको होना मिलना चाहिए ना। हमें वहाँ हमारे पास स्कूल है, बैठने के लिए जगह है, वहाँ बैठो ना। वो अभी तक नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पुष्प गुच्छ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पे स्वागत किया है बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर अहम बैठक होनी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक होनी है आज और उस बैठक में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने
फूल भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत किया है, जहां पर नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया है। साथ ही आपको बता दें कि नए पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने फूल भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत किया है। नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद है। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हो रही है, जिसमें नए पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने फूल भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका फूल भेंट कर स्वागत किया है। नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर नए पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं। बता दें कि नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक लगातार जारी है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के हरदयालपुरा से खबर है। बता दें कि अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अधेड़ के गले पर मिले हैं तेज धारदार हथियार के निशान। परिजनों ने अधेड़ को चिकित्सालय में भर्ती कराया। उपचार के दौरान अधेड़ की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि अधेड़ धनपत ने खुद ही काट लिया गला, ऐसा परिजनों का कहना है। वहीं मृतक फाइनेंस कंपनी वालों से परेशान था, परिजनों का ऐसा आरोप है। प्रारंभिक जांच में दिख रहा है कि आत्महत्या का मामला, पुलिस ने ऐसा कहा है। हर एंगल से जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो वहीं परिजनों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। ये हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुद ही गला काट लिया, ऐसा परिजनों का कहना है। और इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। बता दें कि अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस थाना गुरुवाला में हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त होती है कि धनपत राम सनोफ बालूराम, जो हरदयालपुरा का रहने वाला है, 50 वर्षीय वृद्ध है, जिसको कि गला कटने के बाद परिवार वाले हैं जो उसको हॉस्पिटल लेके आए, तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर गोलूवाला एसएचओ रजनदीप अपनी टीम के साथ और एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया और हमने मौका मुआयना किया। और मौका मुआयना करके और जो मृतक है उसकी वाइफ और उसके बच्चे को पूछताछ के लिए थाने लेके आए। तो प्रथम दृष्टया जो मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है और अभी जो बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि इन्होंने होम लोन ले रखा था और वो इनको लोन चुकता करने के लिए बार बार परेशान कर